नमस्कार। परम सम्मानित हमारी आज की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा मैडम, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, और प्रोफेसर अनुपम शर्मा मैडम, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान और मानव अधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, प्राचार्य प्रोफेसर रंजना त्रिपाठी जी, हमारी इस ई संगोष्ठी में प्रतिभागिता कर रहे हमारे सभी सहयोगी, विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं, आप सभी का राजनीति विज्ञान विभाग राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। महिलाओं के विषय में बात करें तो भारतीय संदर्भ में महिला को शक्ति का स्वरूप माना गया है और ईश्वर द्वारा रचित स्त्री शक्ति का मुकाबला करने की कोई अन्य शक्ति नहीं है। और अगर हम भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण अध्याय को देखें तो इसके निर्माण कार्य में जो सहयोग स्त्री शक्ति ने दिया है वो गौरवान्वित करने वाला, प्रशंसनीय एवं अतुलनीय है। आदि काल में भी जब जब देवासुर संग्राम हुआ तो दैवी शक्ति की आवश्यकता पड़ी है। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने प्रारंभ से ही सक्रिय भूमिका निभाई है। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, उस संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई और हजरत महल जैसी महिलाओं ने मुकाबला एक बड़ी शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य से किया। उसके बाद हम अगर गांधी युग में आए तो गांधी युग में जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो जन सहभागिता में परिवर्तित हो गया और इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों, संप्रदायों सहित महिलाओं ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आरंभ से अंत तक न केवल उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों में भी वो सक्रिय रही हैं। गांधी जी तो स्वयं महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में आमंत्रित करते थे, उनकी भूमिका को स्वीकार करते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के अंदर जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है उसने यह सिद्ध किया कि वो एक ऐसी राष्ट्रीय शक्ति है जो राष्ट्र की स्वाधीनता और अधिकारों के लिए सभी बंधनों से उन्मुक्त होकर लड़ सकती है। और इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में अगर महिलाओं की भूमिका देखें तो एक श्रेणी उन महिलाओं की है जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई, एक श्रेणी उन महिलाओं की है जिन्होंने क्रांतिकारी कार्यों में अपनी भूमिका निभाई, और मेरी दृष्टि में एक श्रेणी उन गुमनाम महिलाओं की है जिन्होंने घर में रह के अपने परिवार के पुरुष सदस्य, चाहे बेटा हो, पति हो, भाई हो, सबको उस राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बलिदान किया। तो इन बहुआयामी भूमिका में महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है। और आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में हम आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं जिससे कि हम महिलाओं की जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी उस पर पुनर्प्रकाश डाला जा सके और उनका पुण्य स्मरण किया जा सके। मैं प्राचार्य प्रोफेसर रंजना त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथियों सहित प्रतिभागियों का स्वागत करें। प्रोफेसर रंजना त्रिपाठी मैडम। मैडम आप म्यूट हैं। प्रिंसिपल मैडम आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर नीलिमा। प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डायरेक्टर विमेन स्टडीज सेंटर, कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल। प्रोफेसर अनुपम शर्मा जी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। समस्त प्रतिभागी, डॉक्टर नीलिमा सिंह, आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका, आप सभी का मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम भारत के 75 साल के मिलने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे भारत का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। आप सभी को विदित है कि भारत ने इन 75 सालों में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की, परंतु आज समय है कि हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करें, उनको याद करें और उनको अपने नए युवा पीढ़ी से परिचित कराएं, जिनके कारण हम लोगों को यह आजादी मिली थी। आजादी का जो अमृत महोत्सव है, उसमें सर्वप्रथम जो प्रथम कड़ी है, उसमें हम लोग भारतीय नारियों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना योगदान दिया। भारतीय नारी के अंदर सदैव ही बहुत ऊर्जा रही है, परंतु दुखद था कि लगभग 1800 के करीब, या कह लीजिए जो 18th सेंचुरी थी, उसमें नारी का जो रूप था वह नहीं था जो पहले किसी एंशिएंट टाइम्स में रहा होगा। वह अंदर से कुंठा से भरी थी, क्योंकि वह उसकी ऊर्जा ही आगे बढ़ नहीं पा रही थी। इतने कठिन समय में उन लोगों ने एक तरह से आंदोलन करके शिक्षा प्राप्त करी। पहले तो जो बड़े परिवारों की नारियां थी, उन्हीं को शिक्षा की प्राप्ति हुई और वो ही आगे आई, और समझ लीजिए साल 1915 तक इतनी सक्षम हो गई कि बहुत सारी नारियों की उन्होंने कमिटीज बनाई, बहुत से आयोजन करने शुरू करे। तो यह एक शुरुआत थी, परंतु गांधी जी के आते ही एक नई किरण सी आई, जिससे सभी नारियां जो हैं धीमे धीमे जुड़ने लगी। तो पहले लीडरशिप में तो कुछ महिलाओं के नाम हैं, और जैसे डॉक्टर नीलिमा ने कहा कि लीडरशिप में जो नाम थे वो तो सबको पता है, लेकिन वे जो पीछे से सपोर्ट कर रही थी, उनके नाम बहुत आगे तक नहीं पहुंचते हैं। आज हम सब उन सभी नारी शक्ति को याद करते हैं, और हमारे बीच में आए हुए हमारे जो इस रिसोर्स पर्सन्स हैं, प्रोफेसर नीता बोरा जी, प्रोफेसर अनुपम शर्मा जी, उन सभी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत करती हूँ कि आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गांधी युग में नारियों ने सफलता से बहुत आगे बढ़ी हैं इस आंदोलन में। सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में भी वे बहुत आगे रही, और हमको पूरा विश्वास है कि आज हम सब बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ नया जानेंगे, और भारतीय नारी का जो यह रूप है, जो आंदोलन करने वाला रूप है, एक बार पुनः सबके समक्ष उजागर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। डॉक्टर नीलिमा, आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मैडम।
आज की संगोष्ठी में हमारी पहली वक्ता प्रोफेसर अनुपम शर्मा मैडम हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स की प्रोफेसर और हेड हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में। एमफिल पीएचडी डीलिट की उपाधि आपको प्राप्त है। आपका 24 साल से अधिक का शिक्षण अनुभव है और आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड, पंडित गोविंद बल्लभ पंत नेशनल अवार्ड 2013 में आपकी पुस्तक विमेन पुलिस एंड एक्सपेक्टेशंस बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के द्वारा। और इससे पहले भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल अवार्ड डॉक्टर पंडित गोविंद बल्लभ पंत नेशनल अवार्ड, आपकी पुस्तक साइबर क्राइम बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली द्वारा 2007 में भी मिल चुका है। आपको IPSA नेशनल अवार्ड, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 2013 हैदराबाद में, उसमें भी आपको यह अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल फेलोशिप और एकेडमिक ऑनर्स भी प्राप्त हो चुके हैं। यूनेस्को फेलो, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जापान 2013, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट हंगरी 2011, थम्मास्टेट यूनिवर्सिटी बैंकॉक थाईलैंड 2010 और आप अभी महिडोल यूनिवर्सिटी थाईलैंड में इस फेलोशिप के लिए सिलेक्टेड हैं। और इसके अलावा आपने जापान, थाईलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कांग्रेस में इनवाइटेड लेक्चर दिए हैं और रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में आपने अपने ज्ञान का लाभ सभी प्रतिभागियों को प्रदान किया है। आपकी कुल 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से 7 रेफरेंस बुक हैं और इन 7 रेफरेंस बुक में 3 बुक्स को नेशनल अवार्ड मिला है, 1 टेक्स्ट बुक है, 4 एडिटेड बुक है और 2 कॉफी टेबल बुक हैं। आपके रिसर्च पेपर 50 से अधिक इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और 13 चैप्टर इन बुक्स आपके पब्लिश हो चुके हैं। आपने 4 मेजर प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जो कि UGC, ICSSR, BPR ND न्यू दिल्ली द्वारा फंडेड थे। और आपने नेशनल लेवल की 9 से अधिक वर्कशॉप, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया है। 5 PhD स्कॉलर्स को आपने गाइड किया है और कई प्रोफेशनल मेंबरशिप से आपका एसोसिएशन है, जैसे लाइफ मेंबर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन कनाडा, लाइफ मेंबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली, लाइफ मेंबर इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन न्यू दिल्ली और एसोसिएट फेलो ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला, इंडिया। और इसके अलावा विभिन्न संगोष्ठियों में आपने अपने शोध पत्रों का वाचन और प्रकाशन कार्य किया है और आपका विदेशों में भी शैक्षिक गतिविधियों में भ्रमण हुआ है। 2006 और 13 में जापान, थाईलैंड, हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और इन तमाम शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ मैडम विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों और दायित्वों का भी निर्वहन कर रही हैं, जिसमें से नेक पीयर टीम की मेंबर प्लानिंग बोर्ड, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, मेंबर एकेडमिक काउंसिल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, चीफ वार्डन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, चेयरमैन एंड कन्वीनर बोर्ड ऑफ स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज पंडित SS ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज SIS JNU न्यू दिल्ली, मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार,
member board of study Rajiv Gandhi Tribal University Udaipur Rajasthan, और IQAC और नेट एक्रेडिटेशन कमेटी LGNTU अमरकंटक की आप मेंबर रही हैं। एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट 2014 में, प्रोग्राम ऑफिसर NSS, और आपने 10 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अमरकंटक में आयोजित की है। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी प्रोफेसर अनुपम शर्मा मैडम को अपने बीच पाके महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित है, हर्षित है। मैडम, एक बार आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपने वक्तव्य के लिए, और मैं सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगी कि मैडम से मैंने अनुरोध किया था कि थोड़ा सा संविधान निर्माण में भी महिलाओं की भूमिका पे आप प्रकाश डालेंगी, तो उसी सब संदर्भों को लेते हुए मैडम आप अपने व्याख्यान हेतु आमंत्रित हैं। प्रोफेसर अनुपम शर्मा मैडम। धन्यवाद नीलिमा जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं नीलिमा जी को जो काइंड वर्ड्स उन्होंने मेरे लिए बोले हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। राजर्षि टंडन महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, प्रयागराज के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा भारत अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, की संरक्षिका आदरणीय प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी, आदरणीय प्रोफेसर नीरा बोरा जी, वेबिनार की संयोजिका हमारी साथी डॉक्टर नीलिमा सिंह जी, वेबिनार में जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं, या और जो इस तरीके के विषयों में रुचि रखने वाले आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका मैं सभी का नमस्कार करती हूँ। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्राचार्य जी का और डॉक्टर नीलिमा जी का, जिन्होंने मुझे इस राष्ट्रीय वेबिनार में आमंत्रित किया है और मुझे जुड़ने का मौका दिया है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, भारत के आजादी का जो अमृत महोत्सव है। मैं प्राचार्य जी को, नीलिमा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज 3 पवित्र स्थानों का संगम आज ऑनलाइन माध्यम से कराया है। ये तीनों पवित्र अगर स्थान में कहूं, एक वो जिस स्थान से वो खुद है प्रयागराज से, दूसरा स्थान मैडम नीता बोरा जी जहां से उत्तराखंड से आती हैं, जो देवभूमि है, और मैं जहां से हूं ये नर्मदा जी का उद्गम स्थान है। तो इस तरह तीनों स्थानों का संगम कराने के लिए प्राचार्य जी को और नीलिमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 2022 में हम अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे। किसी भी देश के लिए आजादी का जश्न हमेशा ही उतना ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए भी है। इसे 75 वर्षों के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये जो अमृत महोत्सव है, जो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, यह 75 सप्ताह पूर्व इस कार्यक्रम का आयोजन आरंभ, अगर हम कहें, आरंभ हो गया था। ये आरंभ हुआ था गुजरात का जो साबरमती आश्रम है वहां से, क्योंकि उसी स्थान से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नेतृत्व है, दांडी मार्च जो किया गया था, उसका नेतृत्व जो है वो वहीं से गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इस कार्यक्रम का आरंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12 मार्च 2021 को आरंभ होकर अब ये जो 75 सप्ताह है उनमें देश भर में मनाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है वो देश भर में अब 75 सप्ताह अर्थात 15 अगस्त 2022 तक ये निरंतर चलेंगे। अगर हम बात करें कि जो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, अपने विषय पे आने से पूर्व जो मुझे विषय दिया गया था, नीलिमा जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या संविधान के निर्माण में जो महिलाओं की भूमिका है, मैं उस पर चर्चा करूंगी। और उससे पहले जो आजादी का अमृत महोत्सव है, 2 लाइनें
मैं 2 मिनट में उस पर भी बात करना चाहूंगी कि जो ये हमारा आजादी का पर्व है, इसे हम किस प्रकार से मनाएं। जो मैंने कहा कि जब इसका हम उद्घाटन हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर बल दिया था कि किन किन चीजों को हमें भारतीय जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसे उनमें किन किन चीजों को मनाया जाए, जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि हो और उनके सपनों का भारत बनने का संकल्प भी हो, जिसमें सनातन भारत की गौरव की झलक हो और जिसमें आधुनिक भारत की चमक हो, जिसमें मनुष्यों के आध्यात्म का प्रकाश हो, जिसमें वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन हो। अर्थात जो हमारा ये महोत्सव रहे उनमें इन सारी चीजों का समावेश होना चाहिए। इसलिए जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसके जो 5 स्तंभ रखे गए हैं, चेक करो पापा के में, इन 5 स्तंभों पर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। उसमें पहला स्तंभ स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कदम और 75 पर संकल्प। अर्थात जो हमने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हमारे आदर्श रहे हैं, जो हमारे मूल्य रहे हैं, जिन शहीदों ने देश के लिए अपने बलिदान दिया है, अपनी अगर हम कहें हमारे लिए अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए उन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया है, हम उन्हें याद करें। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं और स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक जो हमने प्राप्त किया है, जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, उन्हें किस प्रकार से हम आगे लेकर जाएं और आगे आने वाले समय में जो हमारा संकल्प हो उस संकल्प किस तरीके का हो, जिन संकल्पों को हम आगे लेकर चलें और लक्ष्य के रूप में लेकर चलें और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। जो इस महोत्सव को मनाने का जो एक और उद्देश्य है वो ये है कि जो स्वतंत्रता संग्राम में और उसके पश्चात भी जिन लोगों का योगदान है भारत की उपलब्धियों में, उन्हें हम याद करें और इससे याद करने में जो विशेषकर हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा छात्र है, वो इससे जुड़े उन चीजों को जाने। इसलिए जो शैक्षिक संस्थानों में जब हम मनाने की बात कर रहे हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वो उन आदर्शों को, उन मूल्यों को, शहीदों को, उनके द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए समाज में, उनको वो जाने और ना केवल जाने बल्कि उनको अपने जीवन में भी उतारे। तो जो एक हमारा उनका सपना रहा था, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था, उन सपनों को साकार करने के लिए हम आगे बढ़े। इसलिए इस आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इसमें उद्देश्य है कि जो देश की 130 करोड़ की जनता है उसमें इसको जोड़ा जाए और इसको एक जन सहभागिता के आधार पर मनाया जाए। उसी की दिशा में जो शैक्षिक संस्थान है उनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए जो महाविद्यालय है वो बधाई का पात्र है कि आजादी के इस पर्व को मनाने के लिए जो उन्होंने विषय रखा है बहुत ही सारगर्भित है। क्योंकि ये सारगर्भित इसलिए हो जाता है कि हम सामूहिक रूप से बात करते हैं कि किन किन का योगदान रहा है, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो हम राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, जैसा कि अभी प्राचार्य जी ने कहा था, प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी ने कहा, डॉक्टर नीलिमा जी ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही वो तो महत्वपूर्ण थी ही, वो प्रत्यक्ष रूप से भी थी और अप्रत्यक्ष रूप से भी थी। वो स्वयं भी आगे आई थी और जो परिवार के उनके सदस्य थे उनको भी उन्होंने आगे बढ़ने में मदद की थी। मतलब घर पे रहकर उस जो आंदोलन की एक ज्वाला जल रही थी उसमें वो अपना सहयोग प्रदान कर रही थी। जब हम संविधान की बात करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लंबे समय के बाद बनकर तैयार हुआ और उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को उसे अंगीकृत किया गया और उसके पश्चात उसे देश भर में लागू किया गया। संविधान की जब हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमारा एक सर्वोच्च ग्रंथ है।
इसके कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, इसकी कुछ ऐसी विशिष्टताएं हैं जो इसे और देशों के संविधान के मुकाबले इसे और महत्वपूर्ण बना देती हैं। जहां पर ये लिखित संविधान है, विभिन्न प्रावधानों का लिखितबद्ध किया गया है, चाहे वो शासन की व्यवस्था की हम बात करें, शासन के स्वरूप की हम बात करें, कैसे शासन चलेगा, कैसे सरकार के अंग होंगे, उन सारी चीजों की तो ये बात करता ही है। स्पष्ट रूप से ये लोगों के अधिकारों के संरक्षण की भी बात करता है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, वो व्यवस्था उसको और महत्वपूर्ण बना देती है, और उसमें किस तरीके से उन अधिकारों को सुरक्षित और संवर्धित किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो बात है वो है कि संविधान निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका रही, क्योंकि जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उस संविधान सभा के गठन से लेकर और जब तक संविधान में सभी के हस्ताक्षर हुए थे, तो महिलाओं की जो भूमिका थी वो किस प्रकार की थी। जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें उसके गठन में जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके माध्यम से निर्वाचन हुआ था। उसी के साथ साथ जो भारतीय रियासतें थी उनको प्रतिनिधित्व मिला था। इसी के साथ साथ जो सदस्य थे, जो मुख्य आयुक्त, जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको भी स्थान दिया गया था। जब 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस गठन के पश्चात जो सदस्यों की संख्या थी वो घटकर 299 रह गई थी, अर्थात उसमें 299 कुल सदस्य थे और उसमें जो थे 15 महिलाएं थी। इसलिए जो 15 महिलाएं थी उनकी जो भूमिका है संविधान निर्माण के दौरान वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो हमारा संविधान बना है वो संविधान निर्माताओं की उस दूरदर्शिता को आज तक भी स्पष्ट रूप से हमें दिखलाता है कि किस प्रकार से जो प्रावधान किए गए थे वो आज भी उतने महत्वपूर्ण हैं। हमें ना केवल हमारी शासन व्यवस्था को चलाने का एक हमें आधार प्रदान करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो आने वाला समय है, आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान भी हमारे संविधान में ही निहित है। इसलिए हमारा संविधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसको महत्वपूर्ण बनाने में जो संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की, उनकी विद्वता की, जो दूसरे देशों का संविधान अध्ययन करके जो बेहतर चीजें हो सकती थी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप जो समावेश किया गया है, वो उन संदर्भों में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज इसे देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उनकी जो भूमिका वो रही है। भूमिका निश्चित रूप से रही है जिस पर अभी हम बात करेंगे, पर जैसा अभी कहा था मैडम ने भी कि उस भूमिका को या तो उस तरह से देखा नहीं गया या उस तरह से उसको उतना हाईलाइट नहीं किया गया जो उनकी भूमिका रही थी। क्योंकि जब हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों और आंकड़ों का तो विश्लेषण करते ही हैं, लेकिन उन तथ्यों और आंकड़ों के पीछे का जो भाव होता है, जो अर्थ होता है, जो संदर्भ होता है, वो संदर्भ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत उन गिने चुने देशों में है जहां पर भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में महिलाओं के द्वारा किया गया है। भारत उन देशों में आता है जिसने कम समय में, चूंकि अभी हमारा 74 वर्ष की जर्नी है स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक, तो उन समय में हमने महिलाओं को भारत में प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व करते हुए देखा है। तो वहां पर तो हम देखते, लेकिन जब हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उन संदर्भों को ग्रहण करते हैं तो उसमें जो भूमिका है वो भूमिका और महत्वपूर्ण नजर आती है। अगर महिलाएं जो संविधान सभा में थी, जो ये 15 महिलाएं हैं, संख्या हमें देखने में कम लगती है निश्चित रूप से, लेकिन अगर इस महिलाओं का जो संविधान निर्माण के दौरान
थी, उस सभा में थी, जो विदुषी महिलाएं थी, उनकी अगर हम पहले पृष्ठभूमि को देखें, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जो उन्होंने संविधान सभा में कहा, जो उन्होंने मत रखे, वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वो किन परिस्थितियों में, किन सामाजिक परिवेश से निकलकर वो आई थी, उन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया था, वो स्थान भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर इन संदर्भों में हम देखें तो जो 15 महिलाएं हैं, उन 15 महिलाओं में जो उनकी भूमिका है, वो जहां पर हम कहें जो सुचिता कृपलानी जी थी, वो उस समय पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो जो सेंट स्टीफन कॉलेज था वहां से पढ़ी हुई थी, बीएचयू से जैसा जो विश्वविद्यालय है उससे थी, और उन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो महिला विंग थी उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ जो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, वो उस समय पर ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई थी, और उन्होंने जो आज हम एम्स अपने देश भर में देखते हैं, उनमें निभाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इसी के साथ उन्होंने, अगर हम हंसा जीवन राय मेहता जी को देखें, उन्होंने उस समय पर यूके में पत्रकारिता में और समाज शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था, और इसी के साथ वो 1941 से 1958 तक बड़ौदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर भी रही थी। अगर हम सरोजिनी नायडू जी की बात करें, वो किंग्स कॉलेज से उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त की थी। अम्मू जी की बात करें, फॉर्मल एजुकेशन उनकी इस तरीके की नहीं थी, लेकिन जो उनकी शिक्षा या उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरोजिनी नायडू जी की, जिन्होंने भारतीय नेशनल कांग्रेस की वो जो भूमिका है उसकी में अध्यक्ष रही थी, उनकी उस संदर्भों में। कमला चौधरी जी की अगर हम बात देखें, जो कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट रही थी। और अगर इसको सामाजिक परिवेश से देखें तो एक तरफ तो इसमें वो महिलाएं हैं जो समाज के अभिजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, मतलब वो उन वर्गों से आती थी जहां पर वो अपने वो सारे आराम, जिन्हें हम कहते हैं कि आदमी बहुत मेहनत के बाद अर्जित करता है, ऐशो आराम की जीवन वो जी सकती थी, लेकिन उन्होंने छोड़कर वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और इसी के साथ जो दूसरी चीज थी, एक वो वर्ग था जो समाज में हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो आगे बढ़कर संविधान सभा में तक वो पहुंची और उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन था, जिसने हमारा जो महिलाओं का, जो विदुषी महिलाओं का समूह था, ये वो समूह है जिसने कि अपनी भूमिका का यहाँ पर निर्वाह किया था, और समाज की हर वर्ग का प्रतिनिधित्व वो कर रही थी, किसी एक वर्ग तक उनसे तक सीमित नहीं है, सभी वर्गों का, सभी जो हमारे समाज में इकोनॉमिक आधार पर हम देखें उनका प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया जा रहा था। और वो न केवल समाज सुधार के कार्यों तक सीमित थी, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका, और इसी के साथ साथ जो स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो भूमिका निभाई जा रही थी, उसमें भी वो बहुत सक्रिय रूप से रही थी। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो महिलाएं हैं हमारी, इनकी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि से देखकर ही उनकी योग्यता को समझा जा सकता है कि जो उन्हें स्थान दिया गया था, वो स्थान उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें प्रदान किया गया था कि जो भारत में अब संविधान का निर्माण हो, वो संविधान का निर्माण ऐसा हो जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो और सभी की भूमिका हो। इसलिए इन संदर्भों में जो भारतीय संविधान है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो उस समय का दौर है, अब उसमें जो संविधान सभाएं हो रही थी, संविधान सभा में जो बैठकें होती थी निरंतर, उसमें जो महिलाओं की भूमिका होती थी वो बहुत सक्रिय रहती थी। सक्रिय इस सभा में जहां पर जो डिबेट होती थी, उन डिबेट में वो भाग लेती थी, और डिबेट के साथ साथ उनके द्वारा जो भी पक्ष रखा जाता था, वो सब पक्ष पर वो खुलकर अपने मतों को रखती थी।
वो एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी संविधान सभा में, उसका वो हिस्सा रहे थे। और उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब उनके द्वारा जो मत रखे गए थे, जो सुझाव दिए गए थे, संविधान सभा के द्वारा उनको स्वीकार किया गया था। अगर मैं उदाहरण के रूप पर जो उनकी भूमिका रही है उस पर हम बात करें, तो अगर इसमें जो पूर्णिमा बनर्जी थी, पूर्णिमा बनर्जी का जो योगदान है, हम जो भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं, अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, जो पूरे संविधान का एक हम कहें जिस्ट है, आधार प्रदान करती है, उसमें जो शब्द है हम भारत के लोग, वो प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया है वो पूर्णिमा बनर्जी के सुझाव के बाद ही उसको जोड़ा गया था। उन्होंने कहा था कि जब हम ये लिखते हैं हम भारत के लोग, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भारत के संविधान का निर्माण किया गया है वो भारत के लोगों के द्वारा किया गया है, ना कि विदेशी हुक्मरानों के द्वारा। तो इन संदर्भों से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, इसलिए वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हम भारत के लोग जो है वो उनका सहयोग का, उनके योगदान का परिणाम है। और जो पूर्णिमा बनर्जी की संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं, उनकी जो चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से है या पेपर्स पर है, उनके जो ओजस्वी भाषण होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे और सभी के द्वारा उनको बहुत ध्यान से न केवल सुना जाता था बल्कि उन पर विचार भी किया जाता था। हंसा मेहता जी की यदि हम बात करें, जो उनका योगदान है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो विशेषाधिकार के स्थान पर उन्होंने समानता लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण या अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है उसके स्थान पर यदि हमें समानता के अवसर प्रदान किए जाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में यदि वो अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो भारत में महिलाओं की स्थिति होगी वो और बेहतर होगी। हंसा मेहता जी जो मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी थी, सलाहकार समिति और जो प्रांतीय संवैधानिक समिति थी उसकी वो सदस्य थी। इसी से समझा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो नागरिकों को हर क्षेत्र में उनको अधिकार प्रदान करते हैं, उन अधिकारों को संरक्षणता प्रदान करते हैं न्यायपालिका के द्वारा, उसमें जो योगदान है वो हंसा मेहता जी का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस जो उप समिति बनी थी उस उप समिति की वो सदस्य रही थी। इसलिए जो मौलिक अधिकार आज हमें अपने संविधान के माध्यम से नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ साथ उनको एक और गौरव भी प्रदान है। वो गौरव है कि उन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, उसको जो स्वतंत्रता की रात्रि थी उसमें उन्होंने उस राष्ट्रीय ध्वज को महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने उसको जो ध्वज है उसको सौंपा था। तो इसलिए जो ये गौरव प्राप्त है ये भी उनको ही प्राप्त है। उन्होंने जो राजकुमारी अमृत कौर जी थी उनके साथ मिलकर उन्होंने महिला अधिकारों की बात की। जब विश्व में अगर हम कहें महिलाओं के अधिकार या वोटिंग का अधिकार बहुत सारे देशों के पास नहीं था, वो भारत में संविधान के माध्यम से दिया गया था। तो जो अधिकारों की बात है इन महिलाओं के द्वारा जो रखी गई थी वो महत्वपूर्ण, और इनके साथ साथ इन्होंने उनके साथ मिलकर जो कर्तव्यों का चार्टर है उसका भी पक्ष रखा था कि उसको भी तैयार किया जाए। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके लिए भी इन्होंने अपने माध्यम से अपना पक्ष रखा था। और महिला जो आंदोलन हुए उस समय पर, उस आंदोलनों में भी हंसा मेहता जी की जो भूमिका थी वो बहुत सक्रिय थी। पर जिस सक्रियता के साथ वो आंदोलनों से जुड़ी हुई थी उसी सक्रियता के साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी जो भूमिका थी संविधान सभा में उसको सारगर्भित किया था। जो दूसरी हमारी विदुषी महिला थी संविधान सभा में, दुर्गाबाई देशमुख जी,
दुर्गा भाई देशमुख जी की यदि हम बात करें तो संविधान सभा में जो अध्यक्षों का एक पैनल था वो उसके एकमात्र सदस्य थे। जो संचालन समिति थी उसकी वो सदस्य थी और इनके द्वारा 400 से अधिक, लगभग 450 के आसपास जो विभिन्न जगहों पर उनको संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई थी, उन संशोधनों को भी इनके माध्यम इन्होंने रखा था संविधान सभा में। और जो एक महत्वपूर्ण चीज है, जब हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हैं, उनकी जो आयु है, जिस आयु पर 35 वर्ष पर विचार किया जा रहा था, तो उसको 30 वर्ष जो आयु है उसको कराने में भी जो दुर्गाबाई देशमुख जी हैं उनकी भूमिका रही है, उनका योगदान रहा है कि जो राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हों उसमें जो आयु रखी है जो 30 वर्ष है वो उन्हीं के योगदान का परिणाम है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हम आज बात करते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन उस समय पर जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तो देशमुख जी ने वहां पर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की, क्योंकि भारत में संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन किया गया है, वहीं पर इन संस्थाओं में किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको और समृद्ध किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, इस पर भी बल दिया जा रहा था। तो इन संदर्भों में जो न्यायपालिका की भूमिका रहेगी सरकार के अंगों के रूप में, वो किस तरीके से लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगी, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर भी देशमुख जी ने संविधान सभा में अपनी बात रखी थी। और एक जो उनकी और बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि जो हम हिंदुस्तानी, हम अब बात करते हैं कि जो भाषा है हमारी, जो राष्ट्रभाषा है, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रभाषा ऐसी हो जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का समावेश हो, ये हिंदुस्तानी हो, और ये इसको इन्होंने भाषा के रूप में, जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। इसी के साथ जो हिंदू कोड बिल है उसी के तहत उन्होंने जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार में जो महिलाओं की भूमिका है वो किस प्रकार की हो, इस पर भी उन्होंने बल दिया कि महिलाओं का अधिकार जो परिवार की पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति में होना चाहिए, जिससे वो भी उस परिवार के हिस्से के रूप में उसको प्राप्त कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय किस तरीके से मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है, समर्थित रख सकता है, उस पर भी उन्होंने बल दिया। राजकुमारी अमृत कौर जी जो बहुत सक्रिय सदस्य रही संविधान सभा की डिबेट्स में, संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी वो उसकी सदस्य थी, साथ ही साथ जो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी वो उसकी भी सदस्य थी, और जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी वो उसकी भी सदस्य थी। उनकी सदस्यता के आधार पर इस बात को इससे महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर जो संविधान सभा के निर्माण के लिए विभिन्न समितियां बनी थी, उन समितियों में उनको स्थान प्रदान किया था। और उन्होंने, जो मैंने अभी कहा कि हंसा मेहता जी के साथ मिलकर उन्होंने किस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को भी मुखर रूप से उठाया था। हम सभी विजय लक्ष्मी पंडित जी के नाम से परिचित हैं। उनकी भूमिका में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तो भूमिका थी ही, संविधान निर्माण के दौरान चूंकि उसकी वो एक सदस्य थी, यद्यपि उनका जो कार्यकाल रहा वो कम रहा, कम इन संदर्भों में वो 8 माह तक ही संविधान सभा की सदस्य रही थी। उसका रीजन था कि उसी दौरान उनको जो फॉर्मर यूएसएसआर था उसमें उनको राजदूत नियुक्त किया गया था। पर समय की जो सीमा है वो भूमिका की को अगर हम उसका विश्लेषण करें, वो तो समय से नहीं, जो उन्होंने भूमिका निभाई थी वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो अपनी भूमिका इमेज बनाई, जो उन्होंने कार्य किए, उन्होंने संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो हित हैं उनके हितों पर उन्होंने चर्चा की, महिलाओं के बराबरी को कैसे लाया जाए उस पर उन्होंने चर्चा की, अर्थात कम समय में अपनी भूमिका को उन्होंने सारगर्भित बनाया था।
इसलिए उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दक्षिणायन जी वैल्यू जी जो महिला थी, ये समाज के उस वर्ग से आती थी जिसमें कि महिलाओं का पढ़ना उस समय तक बहुत ज्यादा हम कहें स्वीकार्य नहीं था, और उस समाज में वो वहां पर वो पहली ग्रेजुएट थी। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और सबसे कम आयु वर्ग 34 इयर्स। आज के समय में तो हम मान लेते हैं कि भाई आईक्यू बच्चों का है, बच्चे बहुत एडवांस है, सारी चीजें बहुत एडवांस है, सब कुछ जल्दी से सीख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कि हमें अगर ऐतिहासिक संदर्भों को देखना है तो हमें उस समय में वहां पर जाकर सोचना होगा कि वहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और परिवार की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी रही थी, जिसमें जो महिला है उसने उस समाज में रहते हुए ना केवल ग्रेजुएशन किया बल्कि अपनी क्षमता, योग्यता और जो उनकी उपलब्धि थी उसके आधार पर उनको संविधान सभा का सबसे कम उम्र का सदस्य बनाया गया था। तो इसी से इनकी भूमिका को समझा जा सकता है। संविधान सभा में इन्होंने जहां पर जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था, वहीं पर उनका मानना था कि जो अछूत है, नाम का कोई भी समुदाय आगे ना रहे, इसके लिए उन्होंने जाति व्यवस्था को हटाने पर या हम कहें जो स्वरूप था उसको बदलने पर बल दिया था। अब बात हम करते हैं जो अम्मू स्वामीनाथन जी थी। अम्मू स्वामीनाथन जी भी जाति व्यवस्था का विरोध किया, यद्यपि वो स्वयं समाज की अपर कास्ट जिसे हम कहते हैं उससे आती थी, लेकिन उसके उपरांत भी उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो भारत में जाति व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अर्थात उनके योगदान से हम ये देख सकते हैं कि वहां पर भी किस प्रकार से समाज को एक साथ जोड़ने का वो प्रयत्न कर रही थी। क्योंकि जहां मैंने कहा था कि जो ये 15 महिलाओं का समूह है ये समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, आयु के आधार पर भी और क्षेत्र के आधार पर भी, और सभी आधारों को अगर हम कहें तो उनके आधार पर। लेकिन वो अपने आधारों को सिद्ध करते हुए समाज को जोड़ने के लिए किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान किए जाएं, उसके लिए वो संविधान सभा में अपनी आवाज उठा रही थी और उन्होंने इस पर बल दिया कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। कमला चौधरी जी की जब हम बात करते हैं, बहुत सक्रिय रही। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया और बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया, और उन्हीं की जो सक्रियता है वो संविधान सभाओं में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। रेणुका राय जी की जब हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जो बल दिया था समान नागरिक संहिता की, उन्होंने पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने वकालत की कि किस तरीके से जो समान नागरिक संहिता है उसे भारत में अपनाए जाने की आवश्यकता है, भारत में उसे अपनाया जाए, जिससे कि जो हमारा समाज है वो एक नई दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने बात की जमींदारी उन्मूलन के ऊपर, और उन्होंने इस उन्मूलन को अगर हम कहें बहुत क्रांतिकारी रूप से रखा था कि अब आवश्यकता है, जब भारत स्वतंत्र हो चुका है, आगे बढ़ रहा है, तो इस जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए और समाज में जो समता जो है उसे स्थापित किया जाए। उन्होंने भी जहां पर बल दिया महिला के अधिकारों में, उन्होंने जीवन में परिवर्तन लाने पर भी बल दिया था। हम बात करते हैं मालती चौधरी जी की। बहुत रचनात्मक कार्यों में उनकी बहुत सक्रियता थी, बहुत सक्रिय रहती थी, जो रचनात्मक कार्य होते हैं। और उसी के साथ साथ संविधान सभा में उन्होंने जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का गरीब वर्ग है, उसकी आवाज को उन्होंने उठाया था कि उनके लिए क्या व्यवस्था संविधान में की जाए, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किस प्रकार से किया जाए। ये भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार आम जनता तक कैसे पहुंचे, क्योंकि जो समाज सुधारों का दौर वहां पर चल रहा था, समाज की जो कुरीतियां थी, समाज सुधारकों के द्वारा उनको समाप्त किए जाने पर निरंतर बल दिया जा रहा था, कार्य किया जा रहा था, खत्म भी हो रही थी। इसलिए जरूरत थी कि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार अब किया जाए, उस समाज में परिवर्तन लाना है, उसको भी इसी के माध्यम से लाया जा सकता है।
एक और बहुत विदुषी महिला रही बेगम एजाज रसूल। इनका जो नाम है ये भी समाज के बहुत एक समृद्ध परिवार से आती थी। जैसे मैंने कहा था कि जो हमारी महिलाओं का योगदान है वो उस वर्ग से आने के बाद उन्होंने उन सारे जो लाइफ स्टाइल था उसको छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। एक तो वो महिलाएं थी जो घर पर रह करती, लेकिन ये महिलाएं थी जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी और भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही थी। ऐसे ही जो एक नाम है बेगम एजाज रसूल जी का, बहुत प्रतिभाशाली थी और समृद्ध परिवार से आती थी, लेकिन उन्होंने जो बात की थी उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार दो, समानता का अधिकार दो, और इसी के साथ साथ जो भारत में के संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकारों पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जब हम भी शिक्षक होने के नाते मौलिक अधिकारों का अध्ययन और अध्यापन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके साथ साथ उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, किस तरह से के व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करे और दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन भी ना हो। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे एक हाथ से कुछ दिया जा रहा है और दूसरे हाथ से उसे लिया जा रहा है। लेकिन जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है उसमें निश्चित रूप से जो ये थोड़े से प्रतिबंध है, ये उन पर उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए थे, चर्चा हुई थी और उन पर सभी संविधान निर्माण के जो सदस्य थे, सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने उस पर गहन चर्चा की थी। अगर हम बात करें लीला राय जी की, नारीवादी चिंतक के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने उस समय पर बात की कि जो लड़कियां हैं उनको स्वयं की रक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनको अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट की शिक्षा लेनी चाहिए। जिस तरीके की बातें हम आज करते हैं वो हमारी संविधान निर्माण की जो विदुषी महिलाएं हैं वो उस समय पर उन चीजों को देख रही थी, उस समय पर उन चीजों की वो वकालत कर रही थी। तो जो उनका सोचने का, वो उनका जो अपना पक्ष रखने का उनका चिंतन था, उसको हम देख सकते हैं कितना दूरदर्शी था कि वो उस समय पर जो सोचा जा रहा था आज भी हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरोजिनी नायडू जी, बहुत हम अच्छी तरीके से उनके नाम से ना केवल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या संविधान निर्माण के दौरान बल्कि उनके पश्चात भी जो उनकी भूमिका रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। महिला अधिकारों से संबंधित जो कानून पर चर्चा हुई थी उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने जो चर्चा की थी वो चर्चा जब अधिकारों की, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बात हो रही थी, चाहे वो मौलिक अधिकार है और इसी के साथ समानता के अधिकार की बात थी, तो उन्होंने उस पक्ष को उसमें बहुत अधिक बेहतर तरीके से रखा था और उन्हीं का प्रयास था कि जो महिला कांग्रेस की स्थापना की गई थी उनके प्रयासों से, और वो उसकी प्रथम अध्यक्षा भी बनी थी। मतलब जिन अधिकारों को लेकर, जिन महिलाओं के अधिकारों को लेकर इसकी स्थापना की गई थी, उसी को माध्यम से उन्होंने संविधान सभा में भी उस पक्ष को रखा था और उन्हें साहित्यिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। उनकी लेखनी के माध्यम से जो उन्होंने कार्य किए, जो लेखन कार्य किया, उनको इसमें माना जाता है। सुचेता कृपलानी जी, ये वो नाम है जिन्होंने 14 अगस्त जो 1947 का समय था जब भारत स्वतंत्र हुआ था, और उस समय पर जो वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा वो जन गण मन, इसका उन्होंने गायन किया था। ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त है कि जहां पर उन्होंने, जो हम आज भी हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, जिन्हें हम गाते हैं, जिनका वाचन करते हैं, उनका जो वाचन था स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार उनके द्वारा किया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करें एन.ए. मास्करेन जी की, जिन्होंने महिला अधिकारों की बात तो सुनी ही थी, उसी के साथ साथ जो संविधान सभा में जो बहुत सारे प्रस्ताव थे उसमें जो फेरबदल हुए थे, उन फेरबदल में भी जो उनकी भूमिका थी वो महत्वपूर्ण रही थी।
अगर हम संविधान सभा में महिलाओं की उन भूमिका का उन संदर्भों में विश्लेषण करें, तो चाहे वो संविधान सभा में जो विभिन्न समितियां बनी, उन समितियों के माध्यम से उनकी भूमिका, जो उनके द्वारा अब प्रस्ताव रखे गए थे, उन प्रस्तावों के माध्यम से जो महिला अधिकारों के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी, उनको हम देखें। संविधान सभा में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो संशोधन हुए, उसमें सराहनीय रही है। हम उस भूमिका को तो देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन जब संविधान निर्माण की हम बात करते हैं तो वो जो भूमिका है वो उतनी, हमें कहें कि लिखित रूप में या उसके ऊपर जो लिखा गया है, कहा गया है, वो बहुत कम है। इसलिए मैं जो ये महिलाएं थी, इसमें अगर मैं दो नामों की ओर बात करूं तो उनकी भूमिका जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर थी, जहां पर संविधान निर्माण में उनकी भूमिका थी, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, उनकी भूमिका जहां पर वो विधानसभा में, हालांकि उन्हें बहुत कम समय मिल रहा था, 8 महीने वो रही थी, क्यों? उसके पीछे जो एक कारण था, उन्हें यूएसएसआर की में राजदूत बनाया गया था। और इसी के साथ साथ जो 1953 में संयुक्त राष्ट्र सभा की जो जनरल असेंबली है, उसकी वो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिलना, उनकी क्षमता को, उनकी विद्वता को, उनकी जो योग्यता है, उसको वहां पर भी ना केवल स्वीकार किया गया था बल्कि सराहा गया था। इसी तरह से जो हंसा मेहता जी हैं, उनका जहां पर संविधान सभा में योगदान है, वही जो 1948 में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, जिसका जब भी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हमेशा उसे लेते हैं, क्योंकि वो आधार है देशों में ह्यूमन राइट्स को के प्रावधानों को लेकर, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो सदस्य थी। तो ये वो महिलाएं हैं। और हंसा मेहता जी ने जो जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। तो इन आधारों पर हम देख सकते हैं कि जो उनकी भूमिका है वो ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं अगर इन्हें दो इसमें देखूं, स्वतंत्रता के पश्चात जो उनकी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस पहले मुझे कुछ लाइनें जो संविधान सभा की हमारी जो महिलाएं रही हैं, मैं उनको दोहराना चाहूंगी, जिसमें जो अम्मा स्वामीनाथन जी हैं, उन्होंने कहा था संविधान सभा में कि बाहर के लोग कहते हैं कि भारत में स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाता, भारत में कि बाहर के लोग कहते हैं कि स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाता। अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने खुद अपना संविधान बनाया है, तो हमने भारतीय नारियों को भी अन्य देशवासियों की भांति ही समान अधिकार दिया है। हंसा मेहता जी की वो पंक्तियां जो 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को सत्ता हस्तांतरण के ऐतिहासिक मौके पर भारतीय महिलाओं की ओर से जो ध्वज भेंट करने का गौरव उनको प्राप्त हुआ था, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बेगम एजाज जी के द्वारा जो 22 नवंबर 1949 को जो कहा गया था, उन्होंने कहा था कि जो संविधान के प्रारूप को स्वीकार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी का जो प्रस्ताव पर उन्होंने टिप्पणी की थी, ये जो टिप्पणी की गई थी, तो उन्होंने उस समय कहा था कि संविधान की सर्वोत्कृष्ट विशेषता यह है कि भारत विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की पवित्रता अनिवार्य रूप में धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि में निहित है और हमें इस पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है और धर्मनिरपेक्षता संरक्षित और अक्षुण्ण रहेगी। भारत के लोगों की पूर्ण एकता इस पर निर्भर है, इसके बिना प्रगति की सभी आशाएं व्यर्थ हैं। अर्थात इन महिलाओं की जो भूमिका है, उनके जो वक्तव्य हैं, संविधान सभाओं में उनके द्वारा जो बोला गया है, वो निश्चित रूप से उनकी भूमिका को सारगर्भित करता है।
और जहां मैंने बात की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के पश्चात जो संविधान हमारा लिखा गया, जो अंगीकृत हुआ, उसमें उनकी भूमिका, बस मैं 2 मिनट लेने के बाद नीलिमा जी समाप्त कर रही हूँ अपनी बातें। अरे मैडम, आप समय लीजिए है ना। तो उनकी जो भूमिका है वो केवल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही नहीं रही या संविधान निर्माण के दौरान ही नहीं, यहाँ तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन जो बाद में जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की उसके पश्चात हमें भारत को कैसा बनाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना है, उस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सरोजिनी नायडू जी की हम बात करें तो उनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने उस संवैधानिक पद पर उनको उनकी योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। राजकुमारी अमृत कौर जी कैबिनेट मंत्री रही थी 10 वर्षों तक, और जो भी एम्स हम देखते हैं, एम्स की स्थापना में उनकी जो भूमिका है वो बहुत सराहनीय रही थी। अब तो चेंज है, लेकिन जो उस समय पर उनकी भूमिका है वो बहुत सराहनीय रही थी। विजय लक्ष्मी पंडित जी, जहां पर संविधान निर्माण के दौरान उन्हें फॉर्मर यूएसएसआर का राजदूत बनाया गया था, वहीं पर उनके पश्चात उनको संयुक्त राज्य अमेरिका का भी राजदूत बनाया गया था। और जैसा मैंने कहा कि यूएनओ की जो जनरल असेंबली थी उसकी वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रही थी। हंसा मेहता जी जो बड़ौदा विश्वविद्यालय है, बड़ौदा विश्वविद्यालय में वो वाइस चांसलर रही थी लंबे समय तक, और जो जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें भी उन्होंने प्रतिभाग किया था। रेणुका जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर आई थी, इसके पश्चात उन्होंने उस पद पर वो आई। ममता चौधरी जी जो 1947 के बाद जो सरकार की नीतियां थी उन्होंने जो समय समय पर विरोध भी किया था, और अर्थात वो समय केवल यही नहीं है कि सरकार में आए, सरकार का पक्ष बने, जहां आवश्यकता हुई सरकार के कार्यों को विपक्ष की तरह रखते हुए या उनका एक जो आलोचना है उसको करते हुए समय समय पर उन्होंने अपना विरोध दर्शाया। तो वो भी उनकी क्षमता को दर्शाता है, उनकी योग्यता को अगर हम कहें सिद्ध करता है कि जहां पर वो इन पदों पर आ रही थी वहां पर वो समय समय पर उनका विरोध भी कर रही थी। सुचिता कृपलानी जी प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री बनी थी। रेणुका जी जिनमें समर्थन का और समाज सेवा का एक अटूट भाव था, उसके पश्चात भी वो निरंतर यहाँ पर कार्य करती रही। और बेगम एजाज जी को अगर हम देखें, जहां पर वो एमएलए तो रही ही, और उसके पश्चात उनको पद्म भूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो ये है उन भारतीय संविधान निर्माण की जो हमारी विदुषी महिलाएं रही है, उनकी भूमिका की, उनकी जर्नी की, कि किस तरीके से उन विकट परिस्थितियों में जहां पर महिलाओं का, लड़कियों का परिवार से निकलना मुश्किल होता था, उस समय पर कम आयु में अगर शादी हो गई थी उसके साथ रहते हुए वो आगे बढ़ी, परिवार से विद्रोह करते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो समाज के बंद उनको तोड़कर वो आगे आई थी, मिला तो अपने परिवार के साथ, पति के साथ मिलकर वो आगे बढ़ी थी, जहां पर उन्होंने उन सामाजिक परिस्थितियों में उस भूमिका का निर्वाह किया है जो वाकई में बहुत चुनौतीपूर्ण था। आज का जो समाज है, परिवेश बहुत बदल गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम देश में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन उस समय का जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बहुत परिवर्तित थी। तो जब हम ऐसे संदर्भों में वहां पर उनकी भूमिका को देखते हैं, वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान और स्वतंत्रता के पश्चात भी उनकी जो भूमिका रही, चाहे वो राजनीतिक नेता के रूप में रही, चाहे वो मुख्यमंत्री, जो मैंने अभी पद बताया, वो एमएलए रही, एमपी रही, मुख्यमंत्री रही, गवर्नर रही, विदेशों में राजदूत के पद पर रही, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए उनमें वो जाती रही, और जो सम्मान है, देश के सर्वोच्च सम्मान है, उनसे उनको सम्मानित किया गया है। तो निश्चित रूप से ये उनकी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण, सारगर्भित बना देता है। वर्तमान में है कि जब हम
आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के उन शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, तो महिलाओं की उन भूमिका को भी हम दोहराएं, हम याद करें। तो इसी के लिए मैं जो कॉलेज की प्राचार्य हैं रंजना त्रिपाठी जी, उनका और डॉक्टर नीलिमा जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा विषय लिया है जिस पर चर्चाएं कम हुई हैं, और ऐसे विषय को चयन करने के लिए धन्यवाद। और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आप जहां से जिस प्रकार से आपने संगम किया है, निश्चित रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ में सभी का, आप सभी का, आयोजकों का, और जो आज प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स, मैं उनको भी धन्यवाद अपनी तरफ से देती हूँ। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मैडम, प्रोफेसर अनुपम शर्मा मैडम को। उनको जब मैंने विषय दिया था तो मुझे संकोच भी लग रहा था, क्योंकि सच बात यह है कि संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका की उतना ज्यादा कहीं पर चर्चा नहीं हुई है। तो मैडम ने इस पर एक अच्छा खासा शोध करके और अपना वक्तव्य दिया, और मैडम सच में मैं हृदय से इतनी प्रसन्न हूं कि मुझे जो अपेक्षाएं थी अपनी छात्राओं के लिए और अपने लिए, आपने उन सभी अपेक्षाओं को पूरा किया। और संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, वो संख्या देखने में कम है, लेकिन आपने अपने वक्तव्य द्वारा ये स्पष्ट किया कि वो कम संख्याओं में भी महिलाओं ने कितनी सारगर्भित और प्रभावी भूमिका निभाई है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो संदर्भ, जिस संदर्भ में, जिस पृष्ठभूमि में महिलाएं आई, उनको परोस कर कुछ नहीं दिया गया, उन्होंने उसको अपनी योग्यता, क्षमता और स्वैच्छिक चयन से, क्योंकि वो जिस पृष्ठभूमि से आई थी आराम से जीवन बिता सकती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष को स्वैच्छिक रूप से अपनाया और अपने प्रयासों और अपनी प्रतिभा और अपनी कर्मठता से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। तो जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात तक इन 15 महिलाओं की भूमिका थी, वो वर्तमान में सभी लड़कियों, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि हम हमेशा ये शिकायत करते हैं कि अवसर नहीं मिलता है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन इतने वर्षों पहले जब वो महिलाएं पहचान बना सकती हैं, तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष से पीछे नहीं रहना चाहिए। एक बार मैडम आपका पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने बहुत ही विस्तृत और सारगर्भित रूप से विषय पर प्रकाश डाला है।